नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था के जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं को हम देखेंगे। ठीक है? पंचायती राज व्यवस्था आपके भारतीय संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। अगर पंचायती राज व्यवस्था आपने इसका थ्योरी पहले से पढ़ रखा है, तो इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को आज आजमाइए कि क्या आप पंचायती राज व्यवस्था के प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। जो स्टूडेंट एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अनअकैडमी एक बहुत बेहतरीन मौका लाया है। लूसेंट डेली T20 टेस्ट सीरीज़ बाय वरुण अवस्थी सर विद एनालिसिस के माध्यम से। इसमें होगा क्या, 9 नवंबर से टेस्ट होंगे, 15 टेस्ट टोटल होंगे और 3 एनालिसिस होंगे। पहला वीक जो कि 9 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में टोटल 5 टेस्ट होंगे और दूसरा वीक 16 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में 5 टेस्ट होंगे और 2 एनालिसिस होगा। जो टेस्ट हुए होंगे ना, उनका एनालिसिस किया जाएगा वरुण अवस्थी सर के द्वारा। और तीसरे हफ्ते में 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में 5 टेस्ट होंगे और एक एनालिसिस होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, टोटल जो है ना 15 टेस्ट होने वाले हैं और हर टेस्ट में 20 क्वेश्चन आएंगे। और ये टेस्ट हैं, ये लूसेंट जो जनरल नॉलेज की जो बुक होती है उसी बेस्ड होगा। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे और जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे। देखिए, जो फर्स्ट वीक है आपका 9 से लेकर 5 नवंबर के बीच का, इसमें पहला टेस्ट आपका 9 नवंबर को होगा शाम को 7 बजे। ठीक है, और फिर 7 बजे आपका 10 तारीख को टेस्ट होने वाला है, 11 तारीख को होगा, 12 को होगा, 13 को होगा। ऐसे ही दूसरे हफ्ते में 16 को होने वाला टेस्ट, 17 को, 18 को, 19 को, और याद रखिए 19 को शाम को 8 बजे जो पहले से एक टेस्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक जो टेस्ट आपके हुए हैं ना, उनका एनालिसिस किया जाएगा वरुण अवस्थी सर के द्वारा। उसके बाद फिर अगले दिन 20 तारीख को आपका 9वां टेस्ट होगा और फिर 22 तारीख को 6 से लेकर जो 9 टेस्ट हैं उनका एनालिसिस किया जाएगा। इसी प्रकार तीसरे हफ्ते में 23, 24, 25, 26, 27 नवंबर को टेस्ट होने वाला है और फिर 29 नवंबर को वरुण अवस्थी सर के द्वारा एनालिसिस किया जाएगा। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस सूची का विषय है। जैसा कि आपको मालूम होगा, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों का जिक्र किया गया है, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। एक संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। संघ सूची में वो विषय लिखे हुए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र का है, अर्थात संसद का है। जबकि राज्य सूची में ऐसे विषय लिखे हुए हैं, अर्थात वो विषय उसमें जिक्र किए गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का है। जबकि समवर्ती सूची पर ऐसे विषयों का जिक्र किया गया है जिन पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल। तो इसी प्रकार जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कौन सा विषय है, किस सूची का विषय है, ये आपको बताना है। तो याद रखिए, ये राज्य सूची का एक विषय है। ठीक है, राज्य सूची का ये विषय है, अर्थात राज्य विधानमंडल इस पर कानून बना सकती है, केंद्र नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन पंचायतों से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। दूसरा विकल्प है, संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। तीसरा है, सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। चौथा विकल्प है, एक पंचायत के भंग होने के 6 महीने के अंदर अंदर नया चुनाव करवाया जाएगा। तो चारों विकल्पों में से जो पंचायतों से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 74वां संविधान संशोधन जो किया गया था ना, इसके माध्यम से नगर पालिकाएं जोड़ी गई थी।
जबकि पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और बाकी के विकल्प जैसे राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायतों का चुनाव करवाती है, ये तो बिल्कुल सही कहा गया है। सी वाला, सभी पंचायतों का जो कार्यकाल होता है ना वो 5 वर्ष का ही होता है। इसके अलावा एक पंचायत अगर भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव करवाने होते हैं, तो ये भी सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, जो पंचायतों और नगर पालिकाओं दोनों के लिए काम करती है। तो उस राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, किसे अधिकार दिया गया है? इसका जो राइट आंसर है ना, राज्य के राज्यपाल को। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 आई के अनुसार राज्य का जो राज्यपाल है वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के अंदर अंदर प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा। कहने का भाव यही है कि हर 5 वर्ष में एक बार राज्य के राज्यपाल जो है ना वो पंचायतों के लिए और नगर पालिकाओं के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से तो नगर पालिकाएं पंचायतें जोड़ी गई, पंचायती राज सिस्टम जोड़ा गया, जबकि 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिकाएं जोड़ी गई हैं। तो ये सभी किसके शासनकाल में हुआ? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिए उस समय जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इनका जो कार्यकाल रहा था 1991 से लेकर 1996 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा का मतलब क्या है? चारों विकल्पों में से आपको राइट आंसर बताना है कि ग्राम सभा का मतलब क्या है। तो याद रखिए ग्राम सभा जो होती है ना वो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग हैं। मतलब कहने का भाव है ग्राम सभा उन लोगों का समूह है जो उस गांव के वोटर्स हैं। मतलब गांव के उन लोगों का समूह जिनका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है वो ग्राम सभा कहलाती है। ठीक है, ये है सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 40 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 40 डीपीएसपी में ये उपबंध किया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इन चारों विकल्पों में से राइट आंसर आपको बताना है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। ये तो बिल्कुल सही है। एक गांव लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर, फिर जिले लेवल पर। तो 3 स्तर होते हैं। ठीक है, इसका लक्ष्य गांव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। तीसरा ऑप्शन है जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। ये भी तो सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा कि इनमें से सभी सही हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? जो पंचायती सिस्टम जोड़ी गई हैं इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ना, सी ऑप्शन हो जाएगा, ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। मतलब शक्तियों का जो बंटवारा है वो छोटे लेवल तक कर देना, अर्थात गांव के लोगों को भी शक्तियाँ हासिल हों,
अर्थात ग्राम स्वराज की जो गांधी जी बात करते थे ना, वो मेन उद्देश्य था इन ग्राम पंचायतों का। ठीक है, ताकि जो गांव के लोग हैं वो अपनी समस्या को खुद ही हल कर पाएं, इतनी शक्तियां उनको दे दी जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, उन चारों विकल्पों में से देखिए कौन सा पंचायती राज से संबंधित नहीं है। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है। 73वां संशोधन जो हुआ था 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, ये गलत कह रहा है, तो आपको गलत कथन चुनना, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी हुई संरचना है। ठीक है, ये त्रिस्तरीय है। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 जी है, इसमें पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जो पंचायतों के महत्व को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी। तो चारों विकल्पों में से जो राइट आंसर इसका हो जाएगा ना, वो त्रिस्तरीय हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए गांव में, ये सब बलवंत राय मेहता जी का कहना था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है। तो बलवंत राय मेहता जी ही हैं, ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान फिर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी। जो अशोक मेहता थी उसने कितने स्तर पर पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए ये कहा था इस समिति ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो द्विस्तरीय हो जाएगा। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय कहा था। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इस समिति को 1977 में गठित किया गया था और 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इन्होंने जनपद स्तर पर जिला परिषद का गठन करने की बात की गई थी और मंडल पंचायत के गठन करने का सुझाव दिया था इन्होंने। ठीक है, तो कहने का भाव ये है कि 2 स्तर पर इन्होंने सुझाव दिया था, जबकि बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। याद रखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों को जो जो काम करना है ना, वो लिखा हुआ है, जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को जो जो काम करना है वो विषय लिखे गए हैं। तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषय लिखे हुए हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है कि महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण दिया जाएगा इन पंचायतों में और नगर पालिकाओं में। ऐसा किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 243 घ हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 243 घ हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 243 डी में ये प्रावधान किया गया है, नोट कर लीजिएगा। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहा है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।